Chapter number 5. Let us start. Newton's laws of motion. Okay? Or simply you can write laws of motion. Chapter name: laws of motion. पहले मैं कुछ आप लोगों को चीजें बताऊंगा, है ना। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा, तो आप उसी हिसाब से आप, है ना, सभी लोग रिप्लाई करेंगे, है ना। पहले रिप्लाई के समझ में नहीं आता है, इसलिए एक्टिव रहना पड़ेगा हमको, और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जो रिप्लाई ना करे, ऐसा ना हो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट रिप्लाई, ठीक। You all know very well that formula F is equals to ml. ये जो फॉर्मूला है, ये इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे आया हुआ है ना। कैसे आया हुआ है ये आप लोगों को पता भी है, और मैं बताऊंगा तो डिटेल में। पहले हम सब लोग जानते हैं F इक्वल टू एम। F मीन्स फोर्स, राइट डाउन। कोई हेडिंग नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, बस आपको ऐसे ही मैं आपको रिमेम्बर करा रहा हूँ कि आपने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। F is equals to ma. You can note down where F is what. बताएंगे कोई F क्या है? सभी लोग बताएंगे। You can write, ना? All students who can write. No need to speak. Force. ठीक है, चलो मान लेते हैं F is, बाद में थोड़ा सा बदलूंगा इसको, M is mass, A is acceleration. नोट लिखो, जो पूछो वही बताओ, इसका पूछो बस वही बताओ। F force, M mass, A acceleration. This is the block. देखो ना, ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, कोई ब्लॉक रखा हुआ, समझ रहे हो ना बात। कोई ब्लॉक है, कोई बॉक्स रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ। अभी तक हम मानते हैं, अभी तक हम मानेंगे कि ये जो सरफेस है फ्रिक्शनलेस है। नोट डाउन, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शन समझते हो? जब एक दूसरे के ऊपर बॉडी रब करती है तो एक दूसरे के मोशन को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप जान लो कि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। जब इस ब्लॉक पे इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इधर की तरफ, तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आएगा। और अगर इसका मास कितना है, इसका मास m है। ये मतलब हुआ, अगर मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं उसी डायरेक्शन में
एक्सेलरेशन आएगा उसका मास अगर m है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास तो होगा ही होगा, है ना। लेट अस सपोज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज m एंड द फोर्स अप्लाइड इज F, देन देयर विल बी एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान रखना, ठीक है, ओके। एक चीज मुझे ये बताना कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, ठीक है, अच्छा। और अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और अगर मैं इस डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात करूं, डायरेक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? मैं फोर्स लगा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। समझ में आई बात? अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में लगाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, ये लिफ्ट तो नहीं करेगा ना, लिफ्ट तो नहीं करेगा ना। लिफ्ट करने के लिए हमको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ फटाफट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा समझते हैं पहले बेसिक बेसिक चीजों को। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्री फॉल कर, यानी इसके ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इज, तो ध्यान से देखना, पहले छोटी छोटी बातों को हम सीख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, एंड दैट मींस, और इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इस डायरेक्शन की तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। या अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन की बात करता हूँ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दूसरे वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखते रहना इसको, आगे देखते हैं। और अगर मैं कहूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर फोर्स ऐसे लगता है, मेकिंग एन एंगल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका वर्टिकल देखो, ये क्या कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को लिफ्ट भी करना चाहता है, ये ऐसे ऊपर है ना, पीछे खींच रहा है ना, ऐसे पीछे खींच रहा है, ठीक है, ऐसे पीछे। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये इसको ऐसे पीछे खींच रहा है तो ये इस ऑब्जेक्ट को इधर भी ले जाना चाहता है और ऊपर भी ले जाना चाहता है। इस वाले ऑब्जेक्ट में देखोगे तो ऑब्जेक्ट को भी सिर्फ इधर की तरफ खींचना चाहता है, ऊपर नहीं ले जाना। इसमें सिर्फ नीचे ले जाना चाहता है, दाएं और बाएं नहीं ले जाना चाहता, है ना, क्योंकि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इधर भी ले जाना चाहता है और ऊपर भी ले जाना चाहता है, दोनों बात। तो क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना, एफ साइन थीटा। नोट डाउन, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। यानी इस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स है वो इधर भी ले जाना चाहता है और ऊपर भी ले जाना चाहता है। ऊपर ले जाने वाला इफर्ट जो है, ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है, दैट इज एफ साइन थीटा, और इसको इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले जाने वाला जो फोर्स है, दैट इज एफ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, देखो, देखना ध्यान, इसी में अगर मैं चेंजमेंट करता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगा,
तो बताओ इसमें देखना, अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो ए, हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो एक्सेलरेशन फोर्स कितना हो जाएगा, एफ कॉस 0 डिग्री, यानी एफ इंटू 1, यानी कि एफ हॉरिजॉन्टल में। और अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल की बात करूं तो एफ साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए 0। अगर मैं थीटा कोस 0 रखता हूं, यानी हमारा इस केस में जो फोर्स है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो बताओ हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला यानी एफ हो जाएगा, वर्टिकल वाला 0 हो जाएगा। यहाँ देखोगे ध्यान से, इस केस को अगर देखा जाए, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है यानी थीटा इक्वल टू 0 है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए हो गया और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रही बात? यहाँ पे लिखेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी फोर्स जो है वो 90 डिग्री ऊपर की तरफ लगे, तो बताओ हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो जाएगा, एफ इंटू कॉस 90, यानी कि 0, कॉस 90 0 होता है। और वर्टिकल वाले की बात करें तो एफ साइन 90, साइन 90 1 होता है, इसलिए एफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ लग रहा है तो वर्टिकल वाला एफ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपली इसको आप लोग बस ऐसे ही, ये कोई वो नहीं है, क्या नाम है, कोई थ्योरी है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके बढ़ाने के लिए, है ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको मैंने ये बताया। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाओगे, बार बार कह रहा हूँ स्पीड बढ़ाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। ओके नेक्स्ट, आगे चल। अगर मैं कहूं कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट and force is in this direction and that is equals to 10 न्यूटन, देखना 10 न्यूटन, बनाते रहो, फोर्स जो है वो 10 न्यूटन है, मास इट इज 2 kg, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, force upon mass that is equals to 10 upon 2, that is 5 meter per second square। बहुत आसान है, ये एफ और एम दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज, देखो बहुत सारी लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, है ना, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, अपोजिट टू द फोर्स दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल की बात करूं, वर्टिकल की अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों की अगर मैं बात करूं, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों की अगर मैं बात करूं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। बताओगे बेटा, अगर मैं कहूं इधर की तरफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स है, बनाते रहो, और इधर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, एंड मास इज अगेन
2 kg। बताओगे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन? सभी लोग बताएंगे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, लेफ्ट और राइट, अप और डाउन? ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड राइट, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, आप रिप्लाई नहीं करोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स? लेफ्ट फॉरवर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पे सही बात है, 10 वाला बड़ा है, 5 वाला छोटा है, इसलिए 10 वाला डोमिनेट करेगा। इसलिए नेट फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ 10। यानी कि नेट फोर्स की बात करूं मैं, अगर एफ नेट की बात करता हूं तो दैट इज 10 माइनस 5, दैट इज 5 न्यूटन। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन नेट फोर्स इस डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, एक पर्सन को मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, है ना, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इधर से कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर से कोई मुझे 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो जो ज्यादा फोर्स लगाएगा मैं उधर ही की तरफ जाऊंगा। मैं किधर की तरफ जाऊंगा? उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। यानी नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो बताओ, अब हम बात करते हैं A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन मास, मीन्स 5/2 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना कि F इक्वल टू हमने क्या लिखा था? F इक्वल टू MA लिखा था हमने। यहाँ पे देख लेना बात को ध्यान से, F इज इक्वल टू MA लिखा था, F को आपने फोर्स लिखा था, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए, है ना? कहना चाहिए नेट फोर्स होना चाहिए। याद रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। बहुत बड़ा कोई फिजिक्स नहीं लेना, है ना, कि कोई बहुत ज्यादा हम फिजिक्स सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ बोला हूँ मैं बार बार। टफ का मतलब ये नहीं होता कि बहुत हाई लेवल की थिंकिंग पे जाए। टफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। टफ का मतलब होता है बहुत बेसिक, एकदम फंडामेंटल पे जाए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने फोर्स पढ़ा हुआ था, बट अगर वहां पे फोर्स की बात करें तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेट फोर्स होना चाहिए। मीन्स हम एफ के प्लेस पे आपने जहाँ फोर्स लिखा हुआ है उसको कट करके, या उससे पहले आप नेट लगा दो, नेट फोर्स। यानी एफ इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ नेट फोर्स। ठीक है, क्लियर कर लो उसको। एफ इज नेट फोर्स। एफ के प्लेस पे एफ हमेशा नेट होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एफ नेट हमेशा होगा, यानी हम फोर्स नहीं कहेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? नेट फोर्स बोलेंगे। गुड, बिल्कुल सही। अभी और मॉडिफिकेशन करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा चलते हैं धीरे धीरे, है ना? चलो, तो एफ, बल्कि ये क्या है? फोर्स नहीं है बल्कि नेट फोर्स। यानी कि अगर हमें फोर्स की बात करा तो दो फोर्स, कौन सा फोर्स लगा था? कौन सा फोर्स लगा था, है ना? एक ऑब्जेक्ट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो कौन सा फोर्स लगा था नहीं पता। इसलिए हम क्या करेंगे, कि इस पे एफ के प्लेस पे नेट फोर्स। गुड, देखो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आपने बताया था, ठीक है, कि एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। ये एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन वही होगी, बना लेना इसको, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, मींस लेफ्ट, लेफ्ट साइड। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसी में वर्टिकल एक्सेलरेशन, so what will be the value of vertical acceleration in these fields? What will be the value of vertical acceleration, यानी upward और downward? बताओ, सभी लोग बताएंगे 0। गुड। फोर्स ये अपवर्ड और डाउनवर्ड लग ही नहीं रहा है ना? फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? लेफ्ट और राइट अलग बात है,
लेकिन जो नेट फोर्स लग रहा है इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए हम बोलेंगे वर्टिकल एक्सेलरेशन इसका जीरो हो गया। यानी इसमें कोई भी वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों लिख सकते हो, नो अपवर्ड नो डाउनवर्ड, है ना, ऐसे कर सकते हो, डाउनवर्ड और अपवर्ड एक्सेलरेशन इज जीरो। तो बताओ कि अगर मैं कहूं F इज इक्वल टू एम ए, अगर मैं नेट फोर्स लगा भी रहा हूं तो क्या एक्सेलरेशन आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देख लेना, ये एक अलग एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन अलग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें फोर्स लगाने से या नेट फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन उसमें आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे नेट फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन नेट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इसमें नहीं आया, फिर काम गड़बड़ हो गया। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, एफ इक्वल टू एम ही है ना, इसी पे पूरा क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन काम गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि हमको बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता, एकदम बेसिक ABCD। मैं कह रहा हूँ कि नेट फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो आ रहा है, नेट फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक्सेलरेशन जो आएगा that will be in the direction of force only. Acceleration will be in the direction of force only. तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए क्या है एक्सेलरेशन, कहाँ एक्सेलरेशन है बता दो मुझे, जीरो आ रहा है, हाँ ये वाला आ रहा है पूरा प्रॉपर वे में। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में लिया जाए। समझ में आ रही बात? अब फोर्स के अपोजिट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स के किसी और डायरेक्शन की बात, यानी कि हमने यहाँ पे बात किया, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल और सॉरी वर्टिकल वर्टिकल एक्सेलरेशन इज जीरो, वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मारता हूँ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ना तो 2.5 है और ना तो जीरो, इन दोनों के बीच का कुछ होगा। जैसे मैं फोर्स की बात करता हूँ, जैसे मैं फोर्स की बात करता हूँ कि उसमें अगर इस तरह से फोर्स लगा हुआ है, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगा हुआ है और अगर ये थीटा है तो ये एफ कॉस थीटा और ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा होता है, यानी फोर्स दो पार्ट में ब्रेक होता है। इसी तरीके से अगर मैं ये ऑब्जेक्ट है और अगर फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी उधर ही की तरफ आएगा, है ना, ना तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा ना तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा। तो हम एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज नॉट सिंपल एक्सेलरेशन, बट हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो है लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लिख लेना उसमें आगे जहां आपने ए लिखा हुआ है क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर दूसरी डायरेक्शन में लेंगे तो ये फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, यानी हम ये फार्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं when we will take acceleration in the direction of force। देखो यहाँ पे F is equals to F, sorry, acceleration is equals to F net upon M, यानी F net equal to ma। ये फार्मूला तभी वैलिड हुआ जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरी साहब, है ना। थोड़ी थोड़ी बातों को सीखते रहो क्योंकि बहुत बैकग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। चलो आप आगे चलो।
This is object. जीरो हो जाएगा, सबको पता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और इक्वल हो तो हम बोलेंगे द नेट फोर्स इज जीरो। द नेट फोर्स इज जीरो। तो दिक्कत है किसी को? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर एक ही बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं खड़ा हूँ, एक कोई पर्सन इधर से खींच रहा है लेफ्ट से और एक कोई राइट से, अगर मुझे ऐसा खींच रहा है ना, दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट होंगे फोर्सेस तो मेरा कोई मोशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक लिमिट पे फोर्स लगाया तब, एक लिमिट ज्यादा फोर्स लगाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, है ना। एक लिमिट पे फोर्स लगाना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, हाथ वाथ उखड़ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स, सॉरी, अगर इक्वल हो और अपोजिट हो फोर्स तो नेट फोर्स जो जीरो होता है। और साथ साथ में हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन, तो कोई भी वर्टिकल ले ले या हॉरिजॉन्टल ले ले तो वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम टर्म पे आते हैं। लिखो नॉर्मल रिएक्शन, इसको एन या आर से डिनोट। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है? चलिए देखो, नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात की जाए कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इसका बहुत सीधा आपके पास एग्जांपल है कि लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट, यानी ग्राउंड पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो आपको क्या नजर आएगा कि इस पे एक वेट तो लग ही रहा है, वेट, है ना। बाकी केस में हम वेट की बात नहीं करें, यहाँ पे एक वेट लग रहा है, बोलो, वेट लग रहा है। और वेट जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, डाउनवर्ड होता है, जो ग्रेविटी की वजह से होता है, जिसको हम वेट कहते हैं, ठीक है। और वेट जो होता है वो क्या होता है? एम इंटू जी। जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल टू एम ए, इसी तरीके से डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अभी आपने पढ़ा हुआ है एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, पढ़ा हुआ। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ। इसमें फोर्स तो लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, ना तो ऊपर नीचे कहीं जा रहा है ना दाएं बाएं जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं मोशन हो रहा है? क्यों नहीं एक्सेलरेशन है इसमें? बताओ। वाई द एक्सेलरेशन इज जीरो, फोर्स तो लग रहा है ना, फिर क्यों जीरो? मैं सबका आंसर जानना चाहता हूँ कि व्हाट शुड बी द रीजन, व्हाट इज द रीजन बेसिकली।
अरे बताओ, कुछ बताओ, कोई तो रिप्लाई दो। हाँ, So because there is barrier. यू कैन राइट, हाँ, यू कैन राइट विच टाइप ऑफ बैरियर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ, एक मिनट पढ़ लेंगे, मुझे कल आ गया, ड्यू टू द reactionary force by surface on which it is kept. Good. बस एक स्टूडेंट अप्लाई करें, फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो बार बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मुझे, मैं आप कोई नया टीचर नहीं हूँ ना, मुझे भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, 5 ईयर एक्सपीरियंस। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करोगे तभी कुछ समझ में आएगा। गलत बोलो ना, मैं कब कह रहा हूँ कि सही बोलो, जितना आ रहा है उतना बोलो, जितना आ रहा है उतना करो, क्या गलत आ रहा है सही आ रहा है। नो रिप्लाई। एक और रिप्लाई आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स अलाउ नहीं कर रहा है मोशन। ठीक है, और कोई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई तो किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नॉर्मल रिएक्शन छोटी मोटी बात नहीं है ना, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत आसानी से नहीं समझ में आता, बहुत छोटी, बहुत ही सिंपल सी चीज है। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप रिप्लाई करोगे तो मुझे बताने की वजह से आप खुद ही आपका आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर पढ़ने में एक्टिव नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। दिस इज द टफेस्ट चैप्टर इन द फिजिक्स। मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, 1 घंटा हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ा। नथिंग, कोई डेरिवेशन, कोई थ्योरी, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। 1 घंटा होने वाला या 45 मिनट होने वाला। मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा, फिर फॉर्मूला लिखवा दूंगा, उसके बाद काम खत्म, 4 दिन में चैप्टर फिनिश। ध्यान दो, वो भी आता है मुझे, 4 दिन में पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अगर ढंग से रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं 4 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। खाली लिखवा दूंगा, डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ये समझाऊंगा तुम्हें। तो फिर एक लेक्चर पूरा ले रहा हूँ, अभी इसमें कुछ भी मैंने अभी पढ़ाया नहीं, सिर्फ हम बेसिक बेसिक चीजों की बातें की हैं। मुझे, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि समझ में बहुत कम आता है चैप्टर। अगर मुझे मेरी बातें आपको झूठ लगती है तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, जो प्रिपरेशन कर रहे हो आपको सीरियस है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की जो प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की और जेई मेंस की, उनसे आप पूछ लेना कि व्हाट इज योर आइडिया अबाउट मैकेनिक्स और न्यूटन्स लॉज ऑफ, तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करेंगे वो अपना जानेंगे, जो नहीं करेंगे वो अपना जानेंगे। देखो, ये डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि अगर किसी ग्राउंड पे, किसी फ्लोर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पे एक वेट लग रहा है W = mg, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं जा रहा है, ये डाउनवर्ड नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है, सरफेस जो है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं,
दैट इज इक्वल टू द वेट, इक्वल टू द वेट। यानी जिस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है उस सरफेस पे जितना लोड रखा जाएगा उस लोड के जस्ट अपोजिट, यानी अगर इधर की तरफ वेट नीचे लग रहा है ना, वैसे नीचे ही हमेशा होता है, इस डायरेक्शन में अगर वेट लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कि जितना वेट लगेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन। मैं जैसे ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मेरे ऊपर वेट लग रहा है, मुझे नीचे चले जाना चाहिए था लेकिन मैं नीचे नहीं जाता हूँ बिकॉज the the surface of the floor is providing an equal and opposite force that is called normal reaction. Normal का मतलब perpendicular है ना, normal यानी surface के perpendicular, surface के perpendicular जिसको हम क्या बोलते हैं normal reaction कहते हैं, आप बना सकते हो। तो ये normal reaction जो हमको मिल रहा है जिसकी वजह से क्या होता है नेट फोर्स जीरो हो जाता है, यानी अपवर्ड जितना फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन उतना ही इस केस में क्या होता है, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। इस पर्टिकुलर केस में आर और डब्ल्यू नॉर्मल रिएक्शन और वेट आपका इक्वल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आता। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक सोफा बना हुआ हो, एक सोफा बना हुआ हो इस तरह से, है ना, और ये सोफा अगर बहुत ही सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट अगर होता है तो ये ऊपर की तरफ रिएक्शन नहीं दे पाता, देता है लेकिन जब थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं थोड़ा सा वो दब जाता है उसके बाद ये रिएक्शन देता है ना। जिस तरह से अगर मैं कहूँ एक सोफा बनाया जाए पेपर का बनाया जाए एकदम, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे पाए, यानी क्या कहेगा आदमी उस पर बैठ नहीं पाएगा, नीचे आ जाएगा, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आ पाएगा। समझ आ रही बात ना? इसलिए हम कहेंगे कि सरफेस ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल रिएक्शन दे पाए, और अगर नॉर्मल रिएक्शन देता है तभी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, वो डाउनवर्ड नहीं जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है नॉर्मल रिएक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। लिखो टेंशन, टेंशन टेंशन इन स्ट्रिंग, कैपिटल टी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। देख लेना टेंशन बहुत टेंशन देता है, ध्यान रखना, ये टेंशन ज्यादा टेंशन देता है। अभी तो बड़ा आसान लग रहा होगा सर, ये तो एबीसीडी के है ना, बहुत आसान लग रहा होगा अभी सर, ये तो कुछ नहीं था, अभी समझ में आएगा, घबरा क्यों। टेंशन आपको टेंशन देगा, इसलिए आपको टेंशन आपको ढंग से पढ़ना है ना। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है देखना। अगर मैं कहूँ कि ये कोई रूफ है, यानी हार्ड पॉइंट है, रूफ है, जिससे क्या हो गया कि एक स्ट्रिंग ले ली जाए और इसमें एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया जाए, ठीक है, ऑब्जेक्ट को लटका दिया जाए और इसका अगर मास m होगा तो इस पे वेट लगेगा दैट इज इक्वल टू mg। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बताएगा कोई? ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा रहा है? हालांकि इस पे वेट लग रहा है, इसको एक्सेलरेट करते हुए नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम यहाँ पे ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे हैं, तो बताओ कि ये ऑब्जेक्ट नीचे क्यों नहीं जा रहा है, बताओगे? कोई बताएगा? बताओ फटाफट, राइट द कमेंट।
R is equals to W, टेंशन फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, R इक्वल टू W, नॉर्मल रिएक्शन, इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं है ना, इसमें सरफेस होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के लिए, है ना, ये किसी ग्राउंड या किसी सरफेस पे नहीं रखा हुआ है आप, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन कौन प्रोवाइड करता है? जिस सरफेस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो सरफेस आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये किसी सरफेस पे नहीं रखा हुआ है। अदिति यादव, गुड, कोई बात नहीं। The point of suspension gives the reactionary force. Good. Tension force is equal and opposite in direction. Good. ठीक, आप गलत लिखोगे तभी आपको सही पता चलेगा, है ना, सही लिखोगे तो आपको मतलब सही पता है, कोई बात नहीं। देखो, जब हम इस रस्सी से यानी इस स्ट्रिंग से जब हम इस ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाता है, तब तक नहीं जाता है जब तक इसकी कैपेसिटी हो बेयर करने, तो अगर ये तभी तक इसको होल्ड कर पाएगा, एक कैपेसिटी तक इसको होल्ड कर पाएगा, है ना, यानी मैक्स, अच्छा, यानी इसको ये जब तक होल्ड किया हुआ है ये ऊपर की तरफ एक टेंशन लगा जो नॉर्मल रिएक्शन की तरह ही होता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की तरह ही होता है। ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, इसलिए हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, यानी नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, कौन, ये स्ट्रिंग लगा रही है ऊपर इसको होल्ड करने के, ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए उतना ही रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है, इट इज लाइक रिएक्शन, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टेंशन, ठीक है, बना लेना इसको, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेना एक लाइन ऐसे, W इज इक्वल टू टेंशन, अगली लाइन में लिख लेना, देखो अगली लाइन में लिख लेना, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, टेंशन कुछ और नहीं है बल्कि एक फोर्स ही है, ठीक है, टेंशन कुछ और नहीं है बल्कि एक फोर्स ही है, ठीक है। रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन वाले पोर्शन में लिख लेना, या फिर नॉर्मल रिएक्शन जहां लिखा था, नॉर्मल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, वहां लिख लेना, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, normal reaction is a kind of force and tension is a kind of force. Tension is a kind of force. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट है, इधर 5 न्यूटन लग रहा है, दूसरा एक और लग रहा है 10 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में 7 न्यूटन लग रहा है, मास इसका 2 kg है, तो बताओ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होगा। Write your answer in the comment box. फोर आ रहा है, चलो इसको फिगर बना लो। सबसे पहले बात करेंगे नेट फोर्स कितना होता है, 15 और -7 दैट इज 8। नेट फोर्स ऐसे लिखेंगे 10 + 5 - 7 अपॉन 2,
10 plus 5, 15 minus 7, that is 8 by 2, that is 4 meter per second square. 4 meter per second square. Very good. Go down. Next. Up. देखो. This is the object. और एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन. एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन, है ना. इसका मास है दैट इज 2 kg अगेन. तो बताओगे कि एक्सेलरेशन कितना है. और डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन. नोट डाउन द क्वेश्चन. बताओ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो. What should be the direction and what should be the magnitude of the acceleration. .5. Good. Satyam Kumar Bharadwaj. Good. Very good. 2.5 न्यूटन नहीं आएगा. 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना. 2.5 न्यूटन कहाँ से. एक्सेलरेशन ना है. देखो कैसे किया होगा आप लोगों ने. सबसे पहली बात है इसका नेट फोर्स निकालना. नेट फोर्स हम जानते हैं कि ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम कहेंगे कि इनका पहले हम नेट निकालेंगे. नेट फोर्स. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा. नेट फोर्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है. एक फार्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का. क्या होता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. यहाँ पे थीटा कितना है 90 और cos 90 कितना होता है 0. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. सिर्फ इतना बचेगा. सिर्फ इतना बचेगा. तो नेट फोर्स निकालने के लिए एफ नेट that will be is equals to under root a square means 3 square plus b square means 4 square. That is under root 9 plus 16, that is under root 25 means net force हो जाएगा वो 5 न्यूटन का हो जाएगा, है ना. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो फोर्स नेट अपॉन एक्सेलरेशन मास ये कितना रहेगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नोट डाउन. This is the magnitude. And what about direction? What about direction? North of east. North of east. North of east. Good. देखो 45 डिग्री होगा 53. अच्छा ठीक है. बहुत सिंपल है. यहाँ से पैरेललोग्राम बना लेते हैं. नेट इधर की तरफ आ जाता है, सबको पता है ना. पैरेललोग्राम बनाते हैं और अगर चाहो तो वर्टिकल से ले लो, चाहो तो हॉरिजॉन्टल से ले लो. थीटा इज इक्वल टू व्हाट हम जानते हैं. आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है.
तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 4 और अपॉन 3 थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। यानी ये हॉरिजॉन्टल से यानी 3 न्यूटन से 4/3 बनाएगा और 4 न्यूटन से 3/4 बनाएगा। tan इनवर्स 3/4 देख लेना, एक 53 डिग्री होगा और एक 47। ये वाला जो होगा वो ये 43 सॉरी 57 53 होगा। ये 53 होता है वैसे, एंड अगर यहाँ से ले तो 47 डिग्री होगा। वैसे ये आंसर ठीक है, यहाँ तक आंसर आपका ठीक। ओके, देख लेना, मैकेनिक्स स्टार्ट किया हूँ, पहली बार बता दे रहा हूँ, मैकेनिक्स स्टार्ट किया हूँ और मैकेनिक्स में अभी एक लेक्चर पूरा 1 घंटा पढ़ा दिया, लेकिन कोई बहुत काम की चीज नहीं पढ़ा। इसलिए नहीं क्योंकि आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता होती है। मैं मान के चलता हूँ कि आपको नॉलेज जो है मैकेनिक्स के बारे में जीरो, इसीलिए मैं एक एक चीज को एक एक पॉइंट को बता रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको रिवाइज भी करते रहे कि क्या क्या सर ने पढ़ाया है ना, क्या क्या मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज भी करते रहना। यही तो प्रॉब्लम होगी, आगे प्रॉब्लम, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ खास, कोई एग्जाम में आने वाली चीज नहीं पढ़ाया है ना। कल नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कि बेसिकली इसमें जो आपके एग्जाम में आने वाला है या आप कॉम्पिटेटिव लेवल में जो चीजें आने वाली है वो इस लेक्चर में नहीं करके नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो बात? इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, एक एक चीज का रेस्पॉन्स करोगे। गलत करोगे तो गलत लिखोगे कोई बात नहीं, गलत लिखोगे मैं सही बताऊंगा, लेकिन कम से कम आपको फील तो होगा कि हाँ हमने गलत लिखा था, हम गलत थे, हम अब सही सर ने बताया है, ठीक है ना। तो कोई बैड फील करने वाली बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। यू मे राइट योर अटेंडेंस एंड देन लीव द क्लास। थैंक यू।